हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, मतलब दहन और लौ के बारे में हम जानेंगे। आग की जो ज्वाला होती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ठीक, तो हम जो ये फ्यूल होते हैं, है ना, ईंधन होते हैं, इनका क्या करते हैं, घरों में अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के जो फ्यूल होते हैं, अलग अलग तरीके के जो ईंधन होते हैं, उनका हम घरों में, ठीक है, इंडस्ट्री में और जो ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, उनकी रनिंग के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल का यूज करते हैं। Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो आपकी लिस्ट में कौन कौन से फ्यूल है, जैसे कि काउ डंग हो गया, ठीक है, गाय का गोबर, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, और जो सीएनजी है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या है, ये सारे फ्यूल होते हैं। ठीक, यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है, तो आप जो कैंडल जलती है ना, जो मोमबत्ती जलती है, उसे आप जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। तो एक मोमबत्ती के जलने में और एक ईंधन के जलने में, ठीक है ना, ईंधन जैसे कि कोयला, ठीक है, कोल, कोयला, है ना, तो इन दोनों के जलने में क्या फर्क है, इन दोनों की बर्निंग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। तो आप मतलब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। ठीक है, तो ये जो मोमबत्ती होती है ये लौ के साथ में जलती है, फ्लेम के साथ जलती है, जबकि जो कोयला होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जब जब वो जलते हैं तो वो कैसे, बिना लौ के जलते हैं। जब उनकी बर्निंग होती है तो उनमें कोई फ्लेम नहीं होता है, ठीक है, बिना लौ के वो जलते हैं, बिना ज्वाला के वो जलते हैं। तो let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process। तो अब हम जानेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस होती है बर्निंग की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज कंबशन। तो कंबशन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो आप ये देखो कि क्लास 7 में एक एक्टिविटी करी होगी आपने, जिसमें मैग्नीशियम रिबन जो है उसकी बर्निंग की है, उसे जला के ये वाली एक्टिविटी आपने की होगी। We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light। तो हमने ये पढ़ा है क्लास 7 में कि जब मैग्नीशियम जलता है ना, तो वो किससे जलता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से जलता है, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और ठीक है, अब देखते हैं, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी एक चारकोल के टुकड़े के साथ में भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। ठीक है, तो क्या करना है कि ये जो चारकोल का टुकड़ा है, इसे एक चिमटे के साथ पकड़ना है, ठीक है, टोंग्स यानी चिमटा, और क्या करना है, इसे जो कैंडल की फ्लेम है ना, मोमबत्ती की जो ज्वाला है, लो है, उसके पास में इसे लेकर जाना है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, कैंडल की जगह क्या यूज में ले सकते हैं, बंसन बर्नर भी यूज में ले सकते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने ये जो एक्टिविटी करी है, इससे आपने
क्या देखा, क्या जाना कि वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो हमने देखा कि ये जो चारकोल का जो टुकड़ा हमने लिया था, जिसे जलाया था, ये किसकी मौजूदगी में, ये एयर की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में ये जलता है। तो वी नो दैट कोल टू, ठीक है। तो हम ऐसे ही कोल के बारे में भी जानते हैं, बर्न्स इन एयर। तो ये जो कोल है, कोयला है ना, तो क्या है कि इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो ये जो कोयला होता है, कोल जो है, ये भी एयर की प्रेजेंस में ही जलता है ना। इसको बर्न करने के लिए, इसे जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है ना। और उससे क्या निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हीट और लाइट भी इससे बनती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। A chemical processes in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस होती है, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो ये सब्सटेंस होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, टू गिव ऑफ हीट, है ना। और क्या करते हैं, हीट देते हैं, है ना, ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या होता है कि रासायनिक प्रक्रिया होती है ये, है ना। कंबशन क्या होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो तत्व होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं और ऊष्मा देते हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, ठीक। तो क्या है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये जब दहन से गुजरते हैं, अंडरगोज यानी कि गुजरते हैं, तो ये दहन से जब होकर गुजरते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इसे क्या क्या कह सकते हैं, इसे कंबस्टिबल कह सकते हैं, इसे दहनशील कह सकते हैं, ठीक है, दहनशील पदार्थ कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और ये क्या कहलाता है, ये फ्यूल भी कहलाता है, ईंधन भी कहलाता है। तो फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ईंधन कैसा हो सकता है, सॉलिड ठोस भी हो सकता है, लिक्विड यानी द्रव, और गैस भी हो सकता है। इन तीनों के रूप में ये पाया जा सकता है। तो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, ठीक है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि दहन के दौरान क्या होता है कि रोशनी निकलती है, ठीक है, लाइट इज ऑल्सो गिवन, है ना। तो इस कंबशन के दौरान क्या होता है, लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, कई बार क्या होता है, ज्वाला निकलती है, और कई बार ये ग्लो करता है, ठीक है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो अभी मेंशन की गई कि मैग्नीशियम की, ठीक है, और जो चारकोल की जो रिएक्शन अभी मेंशन की गई, बताई गई, तो ये क्या है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, दहनशील तत्व हैं, ठीक है, दहनशील पदार्थ है या दहनशील तत्व हैं। अब आगे देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। क्या है कि लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस। तो ये जो है कंडीशंस जो हैं, ये जो शर्तें हैं, इन्हें क्या करते हैं कि क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, पता लगाना है कि विच कंबशन टेक्स प्लेस। तो कौन सी ऐसे, मतलब कौन सा ऐसा दहन है ना, कहाँ, मतलब क्या क्या चीजें दहनशील होती हैं। कहने का मतलब कि कौन कौन सी चीजें दहनशील होती है, किन किन चीजों का दहन होता है, इन सारी जो शर्तें हैं, इन सारी शर्तों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। इन्वेस्टिगेट यानी पता लगाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसके लिए ये जो कंबशन है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, है ना, इसके लिए। तो ये देखते हैं, इसमें ये एक्टिविटी दी गई है, जिसमें क्या दिया गया है कि फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। क्या करना है कि एक जलती हुई मोमबत्ती टेबल के ऊपर रखनी है, फिक्स करनी है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और इसके ऊपर क्या करना है, ग्लास चिमनी, एक कांच की चिमनी इसके ऊपर रखनी है। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन such a way that air can enter the चिमनी, ठीक है। तो क्या करना है, जलती हुई मोमबत्ती ली है, जिसे किसके ऊपर फिक्स किया है, टेबल के ऊपर फिक्स किया गया है। उसके ऊपर क्या किया है कि एक कांच की चिमनी रखी गई है, कांच का मतलब कुछ जार जैसा या ग्लास जैसा कुछ रखा गया है, ठीक है। और क्या किया गया है कि थोड़े से कुछ फ्यू वुडन ब्लॉक्स लिए गए हैं,
ठीक है, किसके लिए? जिससे क्या हो, हवा जो है वो चिमनी के अंदर एंटर कर सके। अब इसमें ये फिगर दे रखे हैं, ठीक है, ABC करके ये फिगर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। तो क्या होता है, अब देखिए इसमें दो में तो क्या करा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि एक में तो क्या है, ये जो टेबल है इसके ऊपर कुछ ये लकड़ी के रखे गए हैं, ठीक है, गुटके, इनके ऊपर ये ग्लास रखा गया है ना, ग्लास चिमनी रखी गई है। और सेकंड कंडीशन में क्या किया गया है कि इस टेबल में क्या किया गया, इस टेबल से डायरेक्ट इसको मोमबत्ती को रख के और डायरेक्ट ये जो ग्लास चिमनी है ये रखी गई है, इसके मतलब कि एकदम से इसके सटा के, है ना, बीच में कोई भी गैप नहीं रखा गया। इसमें तो क्या है, एयर को पास करने के लिए ये बीच में स्पेस दिया गया है और इसे बिना स्पेस के रखा गया है। और इसमें क्या किया गया है कि इसके ऊपर, ठीक है, ये जो ग्लास चिमनी है इसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है कि ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। तो अब हम देखेंगे कि ये जो लो है, फ्लेम है, इसका क्या होता है कि नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। तो फिर क्या करना है, अब जो ए फिगर था, है ना, ए फिगर में क्या था कि इस तरीके से वुडन ब्लॉक्स रखे गए थे, ठीक है। और जो बी में क्या किया गया है कि ये जो ब्लॉक्स हैं, है ना, हटा दिए गए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पहले तो वुडन ब्लॉक्स रखे गए थे टेबल के ऊपर, अभी इसमें सेकंड फिगर में क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना, रिमूव ब्लॉक्स। फिर क्या किया गया है कि अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब ए में क्या किया कि ए में आपने देखा कि वुडन ब्लॉक्स लगे हुए थे और बी में वुडन ब्लॉक्स नहीं है, तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि भाई क्या अंतर है इनके बीच में, ठीक है। तो फाइनली क्या करना है, पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। तो फाइनली क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेट रखनी है, ठीक है, ग्लास पे जो ग्लास चिमनी है इसके ऊपर एक प्लेट रखनी है फाइनली, ठीक है। दो फिगर में तो आपको मैंने बता ही दिया, थर्ड फिगर में क्या करना है, ग्लास चिमनी के ऊपर प्लेट रखनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, वॉच द फ्लेम अगेन। बाद में फिर क्या करना है, इसकी जो फ्लेम है, इसकी जो लो है, इसे भी आप देखिए, ठीक है, कि तीनों में अंतर क्या है। पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि टेबल के ऊपर दो वुडन ब्लॉक्स रखे गए, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास चिमनी रखी गई, है ना, कैंडल रखा पहले तो टेबल पे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या किया गया कि टेबल के ऊपर कैंडल रखी जलती हुई, ग्लास चिमनी रखी गई, ठीक है, ग्लास चिमनी रखी गई। और इसमें क्या किया गया, वुडन ब्लॉक्स नहीं रखे गए। और थर्ड में क्या किया गया कि जो प्लेट है इसमें इसके ऊपर रख दी गई ग्लास चिमनी के। तो इन तीनों की फ्लेम में आपने क्या अंतर पाया, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्या है इसमें कि व्हाट हैपन्स इन द थ्री केसेस, ठीक है, ये जो तीनों केस है, इन तीनों केसेस में आपने जो कैंडल की फ्लेम है उसे नोटिस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, ठीक है, क्या ये जो फ्लेम है कैंडल की, क्या ये हिलते हुए जल रही है, ठीक है, फड़फड़ाते हुए या हिलते हुए जल रही है, फ्लिकर ऑफ यानी हिलते हुए, ठीक है। तो डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। तो क्या है कि ये जब जलते हुए हिलती है ना, हिलते हुए जलती है कैंडल, तो क्या होता है कि ये क्या देती है, धुआं देती है, ठीक है, स्मोक यानी कि धुआं। तो डज इट बर्न अनअफेक्टेड, है ना। तो क्या ये बिना किसी प्रभाव के जलती है। तो कैन यू इन्फॉर्म एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। तो आपने ये जो देखा है ना, ये तीन जो एक्टिविटी करी गई थी, है ना, तीनों तरह की एक्टिविटी में आपने क्या अनुमान लगाया, क्या निष्कर्ष निकाला कि बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा जो बर्निंग की प्रोसेस होती है, जलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका क्या आपने मतलब उसका जो रोल है उसके लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या निष्कर्ष निकाला, है ना, क्या अनुमान लगाया। तो इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। तो अब आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन
एयर इज नेसेसरी, तो हमने देखा कंबशन के लिए, दहन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। तो क्या होता है कि जो फिगर ए था, है ना, केस ए था, उसके अंदर जो कैंडल होती है वो आराम से स्वतंत्र रूप से जलती है। ठीक है, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। और वो क्यों जल रही है, कैसे जल रही है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो वुडन ब्लॉक्स रखे गए थे उससे एयर उसके अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से वो अच्छे से जल रही है। फिर क्या होता है इसमें, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो इन केस बी, अब बी केस में क्या है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। अब क्या किया गया था, जो फिगर बी था उसमें क्या किया गया था, वुडन ब्लॉक्स को हटा दिया गया था, जिससे क्या हो रही थी, उसमें एयर पास नहीं हो रही थी, एयर नहीं जा रही थी अंदर। अब उसमें नीचे से जब एयर नहीं जा रही थी, बिलो यानी नीचे से, तो चिमनी के नीचे से जब एयर एंटर नहीं हो रही थी, तो जो वो फ्लेम थी, है ना, कैंडल की जो फ्लेम थी वो क्या हो रही थी, हिलते हुए जल रही थी, फड़फड़ा रही थी। और क्या हो रहा था, उससे धुआं बन रहा था। ठीक है, प्रोड्यूसेस स्मोक यानी उससे धुआं बन रहा था। तो इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। और फाइनली क्या होता है कि इन केस सी में, सी जो केस है उसके अंदर जो फ्लेम होती है कैंडल की, वो फाइनली क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहां पे जो एयर है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हवा की अनुपस्थिति में जो केस सी की जो कैंडल है वो बुझ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो पर्सन के जो क्लोथ्स होते हैं, है ना, कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, आग पकड़ने का काम करते हैं। तो द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि आपने सुना होगा कि कपड़े क्या करते हैं, आग पकड़ने का काम करते हैं, है ना। तो जब आग पकड़ने का काम करते हैं कपड़े, तो क्या किया जाता है, जो ब्लैंकेट होती है, ठीक है, जो कंबल होती है, वो क्या, उससे जब ढका जाता है तो वो आग को बुझाने का काम करता है। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब कि बुझा देना, है ना। तो कंबल क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। कपड़े जो होते हैं, नॉर्मली जो कपड़े होते हैं वो आग को कैच करते हैं। ठीक है ना, उनसे क्या होती है, आग, वो आग को पकड़ने का काम करते हैं, आग को कैच करने का काम करते हैं कपड़े, नॉर्मली जो कपड़े होते हैं। ठीक है, तो फिर जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि उसमें कंबल का यूज किया जाता है, कंबल से उसे कवर्ड किया जाता है। तो कंबल से जब उसे ढकेंगे तो वो क्या करती है, कंबल आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ substance कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, तो जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, है ना, वो जब फायर को कैच करते हैं, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर पे, है ना, मतलब कि जब निम्न तापमान होता है तो उस दौरान जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो जब उस दौरान आग पकड़ने का काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो कहलाता है ज्वलन तापमान। इग्निशन टेम्परेचर मतलब ज्वलन तापमान। ठीक है, मतलब क्या क्या होता है ज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि जब लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब कम तापमान होता है तो उस कम तापमान में जो पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, जो पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं या जो पदार्थ कम तापमान पे जलते हैं, तो वो क्या होता, वो जो तापमान होता है ना, वो जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो ज्वलन तापमान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हमने देखा है कि जो combustible substance होते हैं, जो दहनशील जो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो जो क्या होता है कि जो लोअर टेम्परेचर होता है उसमें वो आग नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, आग नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है, उनका
ज्वलन तापमान होता है। ठीक है, क्या होते हैं जो दहनशील जो पदार्थ होते हैं वो जो कम तापमान होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, उसमें वो आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो उसमें जब आग पकड़ने का काम नहीं होता है, फायर को कैच नहीं करते हैं, तो उनका जो वो लोअर टेम्परेचर होता है वो ही उनका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन तापमान होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? तो एक कोई बर्निंग स्टोव पर, है ना, आपने देखा होगा कि बर्निंग स्टोव पर कोई पैन रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या है, कुकिंग ऑयल है ना। तो जब फ्राइंग होती है, तलने वाला जब काम होता है, तो वो क्या करता है, ज्यादा टाइम तक अगर उसे बर्निंग स्टोव पे रखा जाए तो वो आग पकड़ने का काम करता है। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये जो केरोसिन ऑयल होती है ना, केरोसिन तेल जो होता है और जो लकड़ी होती है वो आग पकड़ने का काम नहीं करते हैं। लेकिन बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन क्या होता है कि केरोसिन, अब अगर रूम टेम्परेचर पर अगर केरोसिन ऑयल को, अगर वुड को रखा जा रहा है, लकड़ी को रखा जा रहा है, तो वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर तो वो उनमें कोई बर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर केरोसिन को अगर जरा सी भी हीट मिल जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, केरोसिन ऑयल को अगर जरा सी भी हीट मिल जाती है तो वो आग पकड़ने का काम करता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। अगर लकड़ी को अगर जरा सी भी हीट मिल जाए, है ना, जरा सी भी ऊष्मा मिल जाए, तो वो क्या होगा कि वो आग तब तक आग पकड़ने का काम नहीं करता है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो इससे पता चलता है कि जो केरोसिन ऑयल है ना, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, उसका जो ज्वलन तापमान है, वो लकड़ी के बजाय क्या है, कम है। ठीक है, डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो इसका मतलब ये है कि जब केरोसिन ऑयल को स्टोर किया जाता है तो बहुत ही मतलब स्पेशल केयर से, स्पेशल तरीके से, मतलब विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही उसका स्टोर किया जाता है। केरोसिन ऑयल को जब रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे क्या होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, बहुत ध्यान से उसका स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अब आगे देखते हैं। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लॉन्ग लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो जो पदार्थ लो इग्निशन टेम्परेचर पर बर्निंग करते हैं, है ना, आसानी से आग को पकड़ते हैं, है ना, कम ज्वलन तापमान पर जो पदार्थ आसानी से आग को पकड़ने का काम करते हैं, है ना, तो उनकी जो फ्लेम होती है वो क्या कहलाती है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं वो। ठीक है, क्या होता है, वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, है ना, जो पदार्थ कम तापमान पर, ठीक है ना, जिन पदार्थों का क्या होता है, कम ज्वलन तापमान होता है और जो आसानी से जल जाते हैं, है ना, आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, तो और विद अ फ्लेम, एक मतलब ज्वाला के साथ में, ठीक है, ज्वाला के साथ वो आसानी से जब जलते हैं तो वो क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके उदाहरण क्या है, जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं इनके उदाहरण है पेट्रोल है, एल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि जो एलपीजी, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एलपीजी एक्सेट्रा। ठीक, ये क्या है, इसके उदाहरण है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? तो क्या आप ये इससे ज्यादा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की एक लिस्ट बना सकते हैं? तो अभी के लिए इस चैप्टर को यही रोकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।